हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसका फर्स्ट लेसन का पार्ट बी डस्ट ऑफ स्नो के क्वेश्चन आंसर्स। इसका जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो मैं मेरे चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं, तो मैं शुरू करती हूँ इसके क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले मैं चैप्टर जो 1 है द लेंचो और लेटर टू गॉड वाला, वो मैं फिनिश कर चुकी हूँ, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। इसमें हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, तो मैं शुरू करती हूँ। देखिए, पहले यहाँ पर एक छोटी सी बात दी हुई है कि ये जो पोयम है ये एक दृश्य को दर्शाती है जो कि बहुत ही अच्छा है, जिसमें कविता में धतूरे के पेड़ पर कौवे को बताकर कुछ माध्यम दिया गया है। तो ठीक है, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिस पोएम प्रेजेंट अ मूवमेंट दैट सीम्स सिंपल बट हैज़ लार्जर सिग्निफिकेंट कंपेयर दिस अनदर quotation from Robert Frost, always always a larger significance, a think a little thing touches a large think। यह कविता एक दृश्य दिखाती है जो बहुत ही साधारण है, पर इसमें बड़ा ही महत्व संदेश दिया गया है। क्या है कि छोटी सी बात भी हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है, और इस कविता में धतूरे के पेड़ और कौवे को माध्यम बनाकर बताया गया है कि हर वस्तु या जीव का अपना महत्व होता है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे 2022 लिखा है, इसका मतलब ये 2022 में आया है, मतलब ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाट इज़ द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट बर्फ़ की धूल क्या होती है। व्हाट डज द पोएट से, चेंज्ड हिज मूड, कवि किस बात ने कवि का मूड बदल दिया है। हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज, और कवि का मूड कैसे बदला। देखिए, द डस्ट एंड स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल ऑफ फ्लैक्स ऑफ स्नो। बर्फ की धूल का मतलब है बर्फ के बारीक कण या बर्फ के बहुत छोटे छोटे से, जैसे टुकड़े होते हैं, टुकड़े तो बोल ही नहीं सकते हैं, जैसे गुच्छे के गुच्छे ही होते हैं बिल्कुल, और नीचे गिरते हैं और अपन ऐसे हाथ में मसलते हैं तो बिल्कुल एकदम आटे की तरह हो जाते हैं, है ना, अपना जो रवा वगैरह आता है वैसा, पाउडर की तरह। द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड, और बर्फ की अचानक बौछार से कवि का जो है मूड बदल जाता है। द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी, पोएट का जो मूड था रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, वो पहले दुखी था फिर वह खुश हो जाता है। ही फेल्ट रिफ्रेश, वह अच्छा महसूस करने लगता है। ही वॉन्टेड टू इंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे, और अब वह पूरा दिन अच्छे से गुजारना चाहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वाई डज रॉबर्ट why does Frost present nature in the poem? The following questions may help you think of an answers। इस कविता में कवि फ्रॉस्ट ने प्रकृति का कैसा नज़ारा दिखाया है, निम्नलिखित प्रश्नों की मदद से आपको उत्तर सोचने में मदद मिलेगी। तो देखिए, इसमें दो क्वेश्चन ही दिए हैं, दो दो मतलब लाइनें दी हैं, उससे हमें इसका उत्तर सोच के बताना है। देखो, व्हाट आर द बर्ड्स दे आर यूजुअली नेम्ड इन अ पोयम। डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन इन द पोयम। व्हाट इमेज कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो। कविताओं में अक्सर किन पक्षियों का वर्णन होता है। क्या आपको लगता है कि कौवे का अक्सर कविताओं में जिक्र होता है। जब आप कौवे के बारे में सोचते हो तो आपके मन में क्या विचार आते हैं। ये तो बहुत मतलब नॉर्मल बच्चों जैसा क्वेश्चन है कि हमको क्या विचार आते हैं, पर हमें बच्चों जैसा उत्तर नहीं देना है, थोड़ा सा बड़ों की तरह उत्तर देना है, क्योंकि अब हम 10th क्लास में हैं। फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन अ वेरी डिफरेंट मैनर इन द पोयम, और generally poet takes the bird which are known for their beauty and good qualities like parrot and peacocks। इस कविता में फ्रॉस्ट ने प्रकृति को एकदम अलग तरीके से पेश किया है। अक्सर जो कवि उन्हीं पक्षियों के बारे में लिखते हैं जो सुंदर हो, विशेषताएं हो जिनमें, और सभी लोग उनको जानते हो, जैसे कि पैरट और पिकॉक, है ना। तोते और मोर के बारे में सभी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कोयल के बारे में सभी अच्छी बातें करते हैं, कौवे को बेचारे को कोई अच्छा ही नहीं बोलता है। नो क्रो इज़ हार्डली मेंशन इन द पोयम, नहीं कौवे का जो है कहीं पर भी किसी कविता में वर्णन शायद ही कोई करता होगा। व्हेन वी थिंक ऑफ
crow of the image of blackbird with harsh voice comes in our mind which is believed to be a symbol of bad omen. जब हम कौवे के बारे में सोचते हैं तो एक काला पक्षी जिसकी कर्कश आवाज़ होती है हमारे जहन में आता है। कौवे का अपशकुन की तरह ही माना जाता है। अपशकुन मानते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं कि अरे 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 कौवा दिख गया, कौवा तो अपशकुन है। और तो वही, पर उसको थोड़ा सा अच्छा लिखा इसने, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगेन व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री, व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच अ मैपल और एन ओक और अ पाइन। फिर धतूरे का पेड़ कैसा होता है, कवि किसी खूबसूरत पेड़ जैसे मेपल या ओक या पाइन के बारे में क्यों नहीं लिखता है। देखिए, अ हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनरस ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, है ना। हेमलॉक ट्री कैसा होता है, जहरीला होता है जिसके छोटे छोटे सफ़ेद कलर के फूल होते हैं। द पोएट डज नॉट चूज मेपल ओक और पाइन लाइक ब्यूटीफुल ट्रीज, इंस्टीड ही चूजेज द हेमलॉक ट्री टू प्रेजेंट हिज मूड एंड फीलिंग। और कवि ने क्या किया, अच्छे अच्छे पेड़ों को नहीं चुना और किसको चुना, वह धतूरे को अपना अलग ही मूड बदलने के लिए और दर्शाने के लिए चुनता है। थर्ड वाला है, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट अ जॉय एंड शोरो, व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। कोआ और धतूरे का पेड़ क्या दर्शाते हैं, खुशी या दुख। धतूरे के पेड़ से कोआ जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों को गिराता है वो किस बात का संदेश देता है। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट शोरो एंड द डिप्रेशन felt by the poet in the materialistic world. The dust of snow is the symbol of nature, natural joy and energy. The dust of snow that the crow shake of a hemlock tree means from the sad moment the poet is interning द टाइम फुल ऑफ ऑप्टिज्म। मतलब कोवा और धतूरे का पेड़ दुख और अवसाद के प्रतीक हैं, दोनों ही काय के दुख और अवसाद के प्रतीक हैं जो कवि इस सांसारिक दुनिया में महसूस कर रहा था। बर्फ के जो धूल है या गुच्छे हैं प्राकृतिक खुशी और स्मृति का प्रतीक होती हैं। कवि ने बारीक बर्फ के कुछ गुच्छे धतूरे के पेड़ से हिलाकर गिराए। यह इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति ने इस छोटे से काम से ही कवि जो दुख और अवसाद में घिरा था अब स्फूर्ति से भर गया है और चीज़ों को सकारात्मक तरीके से सोचने लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हैव देयर been times when you felt depressed or hopeless? Have you experienced a similar moment that changed your mood the day? क्या आपके जीवन में ऐसा समय आया है जब अवसाद में हो या निराश का अनुभव कर रहे हो? क्या आपने भी कुछ ऐसा ही क्षण अनुभव किया है जिससे आपका मिजाज बदल गया हो? तो देखिए, देयर हैव बीन innumerable times when I too have felt depressed and hopeless. I sometimes get upset by a selfish behavior of people and sometimes due to my own conduct. During the lockdown period, I took gardening as my hobby. Seeing the plants grow make me feel better. It helped me reduce my anger and stress. कई बार हुआ है कि मैं दुखी और निराश हुआ हूँ। कभी मैं लोगों के स्वार्थीपन की वजह से परेशान हो जाता हूँ या तो कभी खुद अपने ही व्यवहार से। लॉकडाउन के समय मुझे बागवानी करने का शौक़ हुआ। अपने लगाए हुए पौधों को बढ़ता हुआ देख मैं अब कम परेशान होता हूँ। वह इस शौक़ ने मेरा गुस्सा और तनाव कम कर दिया। अब लॉकडाउन तो सभी के लाइफ में आया था, सीधी सी बात है, और ये बुक लॉकडाउन के बाद ही छपी हुई है इसलिए इसमें लॉकडाउन शब्द अपने को देखने के लिए मिल गया। अब ज़रूरी नहीं है कि सब ने गार्डनिंग ही करी हो, किसी ने पेंटिंग करी होगी, डांसिंग करी होगी। वैसे सबसे ज़्यादा तो लोगों ने रील्स बनाई है और ये सब तो लिखने की बातें हैं। अगर 2-4 पेड़ भी लोग लगा देते तो शायद आज इतनी गर्मी नहीं हो रही होती। बाकी चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा अच्छा तो सब लिख सकते हैं।
उसके बाद कुछ अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं डिस्कस कर लेती हूँ, केवल 2 ही हैं, आप देख लीजिए। वेयर वॉज द क्रो, व्हाट डिड इट डू? कौवा कहाँ था, उसने क्या किया? द क्रो वॉज ऑन अ हेमलॉक ट्री, कौवा धतूरे के पेड़ पर था। इट शुक डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, उसने बर्फ के छोटे टुकड़े कवि पर गिराए। उसके बाद है व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम अस इन आवर हैक्टिक लाइफ विथ रेफरेंस टू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। कविता डस्ट ऑफ स्नो के माध्यम से हमारी व्यस्त जिंदगी में हमें क्या संदेश दिया गया है, बताइए। तो द मैसेज फॉर अस इन आवर हैक्टिक लाइफ is to take the time out in the nature whenever we feel low. The poet drives home the fact that nature is the healer for our wounded soul. Nature keeps our spirit up and gives up positive thoughts. हमारी ज़िंदगी, व्यस्त ज़िंदगी में यह संदेश दिया कि जब भी हम दुखी या सुस्त हो, हमें समय निकाल कर प्रकृति की तरफ रुख करना चाहिए। कवि इस बात को स्वीकारते हैं कि हमारे दुखी मन आत्मा को प्रकृति ही संभालती है। प्रकृति हमारे मन को उत्साहित करती है और हमें सकारात्मक सोच देती है। अब देखिए, प्रकृति की बातें तो हम कर रहे हैं, पर हम रियल में क्या करते हैं? जब हम गुस्सा होते हैं तो हम उठ के छत पे चले जाते हैं, क्योंकि छत जो है वो सबसे ज़्यादा आराम देने वाली चीज़ होती है हमारे लिए। खासकर जब घर में कोई चिल्ला रहा होता है तो कॉपी किताब उठाई, छत पे चले गए, मोबाइल उठाया और छत पे चले गए। तो प्रकृति, वहाँ पर भी कोई 2-4 पौधे हुए लगे रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कोई गाड़ी होती किसी के पास तो वो गाड़ी लेके बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। इसके बाद हम हमारा फर्स्ट ही चैप्टर का थर्ड वाला पार्ट, द फायर एंड द आइस, आग और बर्फ़ वाला चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियोस को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। इसके अलावा अगर आपको किसी बुक का एक्सप्लेनेशन वीडियो और एक्सरसाइज वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बुक का नाम कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।